नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी आईक्यू में। आज हम 27 जुलाई 2020 के नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। महाराज का पहला प्रश्न है, हाल ही में टूनज मीडिया अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? हमारा ऑप्शन सतीश कुमार को, अर्नव चौधरी को, रमेश मित्तल को, अनिरुद्ध सहगल को। इसका सही आंसर है अर्नव चौधरी को। एनिमेशन मास्टर समिट 2020 डिजिटल संस्करण के तहत टूनज मीडिया ग्रुप द्वारा शुरू किए गए लेजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार मरणोपरांत महान एनिमेशन निर्देशक अर्बन चौधरी को दिया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें भारत के एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग में दिए उनके अमूल्य योगदान के लिए दिया जा रहा है। अर्नव का निधन 25 दिसंबर 2019 को हुआ था। वह भारतीय एनिमेशन इंडस्ट्री में सबसे बेहतर माने जाते थे। उनकी एनिमेशन फिल्म अर्जुन द वॉरियर प्रिंस ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित होने वाली एकमात्र एनिमेशन फिल्म थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा भारतीय सेना को भारत नामक ड्रोन सौंप दिए गए? हमारा ऑप्शन DRDO, WHO, इसरो, वर्ल्ड बैंक। इसका सही आंसर है DRDO ने। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा भारतीय सेना को भारत नामक ड्रोन सौंप दिए गए हैं। स्वदेशी रूप से विकसित किए गए यह ड्रोन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी करने के लिए दिए गए हैं। बात ड्रोन के बारे में। बात ड्रोन दुनिया के सबसे हल्के और तेज ड्रोन निगरानी प्रणाली में से एक है और जिसे भारत में बनाया गया है। बात ड्रोन कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस है जो ड्रोन को दोस्त से दुश्मनों तक का पता लगाने में मदद करता है और उसके अनुसार कार्रवाई करने में मदद करता है। इससे अत्यधिक ठंडे मौसम के तापमान में काम करने के लिए बनाया गया है। ड्रोन को बेहद खराब मौसम में करने के लिए विकसित किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ड्रोन मिशनों के दौरान सीधा वीडियो प्रसारण भी प्रदान करने में सक्षम है और साथ ही इसमें रात में काम करने की क्षमता भी है। यह उन घुसपैठियों का भी पता लगा सकते हैं जो घने जंगलों में छिपे होते हैं। भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में। भारतीय थल सेनाध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवाणे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नई दिल्ली स्थित वायुसेना मुख्यालय में वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया? हमारा पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित वायुसेना मुख्यालय में वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन को IAF इन द नेक्स्ट डिकेड विषय के साथ आयोजित किया जा रहा है। AFCC 3 दिवसीय सम्मेलन में जिसकी अध्यक्षता वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया करेंगे। सम्मेलन के दौरान अगले दशक में भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता बढ़ाने की कार्य योजना पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा सम्मेलन के प्रतिभागी वर्तमान परिचालन परिदृश्य और तैनाती का भी जायजा लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा विकसित और एस्ट्राजेनेक PLC द्वारा समर्थित कोविड-19 वैक्सीन के इंसानों पर किए गए परीक्षण में सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं? हमारे ऑप्शन है DRDO, इसरो, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित और एस्ट्राजेनिक PLC द्वारा समर्थित कोविड-19 वैक्सीन के इंसानों पर किए गए परीक्षण में सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। शोधकर्ताओं ने अपने प्रायोगिक कोविड-19 वैक्सीन में पाया है कि इससे 18 से 55 वर्ष की आयु के लोगों में दोगुनी प्रतिरक्षा क्षमता उत्पन्न यानी शरीर में एंटीबॉडी भी बनाई और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का भी काम किया है। ऑक्सफोर्ड द्वारा वैक्सीन को रोग को रोकने और संचरण को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। जेनर इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के निदेशक डॉक्टर एड्रियन हिल इस वैक्सीन के बारे में बताते हैं, दिस वैक्सीन ट्रिग्स बोथ आर्म्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, यानी यह टीका प्रतिरक्षा प्रणाली के दोनों पहलुओं को ट्रिगर करता है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल लोसेंट के अनुसार इस वैक्सीन को आधिकारिक तौर पर AZD1222 के रूप में जाना जाता है, जिससे उन सैकड़ों लोगों को सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया मिली जिन्होंने इसकी खुराक दी गई और उनमें किसी भी तरह के गंभीर प्रभाव का संकेत नहीं मिला है।
द लासेंट मेडिकल जर्नल में प्रकाशित परीक्षण परिणामों के अनुसार कोविड-19 वैक्सीन के कोई भी गंभीर साइड इफेक्ट सामने नहीं आए हैं और 2 खुराक लेने के वाले लोगों को सबसे मजबूत इम्यूनिटी के साथ साथ बचाव और टी सेल प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया भी देखी गई है। इसके ट्रायल के दौरान 90% लोगों में वैक्सीन की एक डोज में से ही एंटीबॉडी विकसित हो गई, जिन्होंने वायरस को ख़त्म कर दिया। सिर्फ 10% लोगों को दूसरी डोज देनी पड़ी, लेकिन दूसरी डोज के बाद इन सभी 10% लोगों को भी एंटीबॉडीज बन गई। AZD1222 वैक्सीन के बारे में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित वैक्सीन परीक्षण के चरण 3 में प्रवेश कर चुके हैं, जिसमें चिकित्सा विशेषज्ञ वैक्सीन के तंत्र को समझने के लिए हजारों लोगों को इसकी खुराक देंगे। वैक्सीन में वेक्टर के रूप में चिंपांजी एंटेनोवायरस की कम वर्जन का उपयोग किया गया, जो कि SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन की आनुवांशिक सामग्री से प्रभावित होता है। यह वैक्सीन अब मंजूरी के तीसरे चरण यानी अंतिम परीक्षण में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? अमर सुनील बजाज को, नंदलाल सचदेवा को, सुमित देव को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सुमित देव को। सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। देव वर्तमान में NMDC के निदेशक पद पर कार्यरत हैं। NMDC के CMD के रूप में उनका कार्यकाल 28 फरवरी 2023 तक रहेगा। वे NMDC के CMD के रूप में विजेंद्र कुमार का स्थान लेंगे, जो 31 जुलाई 2020 को CMD के पद से सेवानिवृत्त होंगे। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम भारत सरकार का एक लौह अयस्क खनन प्रमुख इकाई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गैर जीवन बीमा कंपनी SBI जनरल इंश्योरेंस का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? स्वराज भारद्वाज, प्रकाश चंद्र कांडपाल, मंजीत सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है प्रकाश चंद्र कांडपाल को। प्रकाश चंद्र कांडपाल को गैर जीवन बीमा कंपनी SBI जनरल इंश्योरेंस का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह जून 2019 से SBI जनरल इंश्योरेंस के डिप्टी CEO के रूप में सेवारत हैं। वह पूषण महापात्रा की जगह लेंगे, जिन्हें अब निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। प्रकाश चंद्र कांडपाल का भारतीय स्टेट बैंक में रिटेल और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, मानव संसाधन प्रौद्योगिकी और लर्निंग और विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 33 वर्षों से अधिक समय लंबा बैंकिंग अनुभव रहा है। इसके अलावा उन्होंने SBI म्यूचुअल फंड के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में भी काम किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बार बार किए जाने वाले भुगतान के लिए UPI ऑटो पे सुविधा की शुरुआत किसने की? NPCI ने, DRDO ने, WHO ने, वर्ल्ड बैंक ने। इसका सही आंसर है NPCI ने। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बार बार किए जाने वाले भुगतान के लिए UPI ऑटो पे सुविधा की शुरुआत की गई है। उपभोक्ता नई सुविधा से 2000 रुपये तक की राशि के मोबाइल बिल, बिजली बिल, EMI भुगतान, इंटरटेनमेंट, OTT सब्सक्रिप्शन, बीमा, म्यूचुअल फंड, कर्ज भुगतान, आवागमन अथवा मेट्रो का भुगतान जैसे आवर्ती भुगतान किसी भी UPI ऐप के जरिए कर सकेंगे। इसके लिए पिन की ज़रूरत नहीं होगी। ग्राहकों को 2000 से अधिक राशि के भुगतान के लिए हर बार पिन की आवश्यकता होगी। UPI यूजर्स UPI ID, QR स्कैन या इंटेंट के जरिए इमीडिएट बना सकेंगे। ग्राहक के लिए UPI ऐप में अब एक मेटेड सेक्शन होगा, जहां जाकर उपभोक्ता किसी भी आवर्ती भुगतान की मंजूरी दे सकेंगे या उसे रोकने समेत अन्य बदलाव कर सकेंगे। साथ ही ग्राहकों के पास पिछले रिकॉर्ड देखने का विकल्प भी होगा। ग्राहक को एकल, दैनिक, साप्ताहिक, अर्धमासिक, मासिक, द्विमासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक, वार्षिक आदि जैसे अंतराल के आधार पर करने की सुविधा दी जाएगी। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के MD और CEO हैं दिलीप SB। अगला प्रश्न है, हाल ही में मानवता के लिए इनायुगरल गुलबेकिन प्राइज के लिए किसे चुना गया? डेनियल डिसूजा, ग्रेटा थुनबर्ग, सारा टेलर, एलिसा पेरी। इसका सही आंसर है ग्रेटा थुनबर्ग को। स्वीडन की 17 वर्षीय जलवायु परिवर्तन के आवाज़ उठाने वाली ग्रेटा
थुनबर्ग को मानवता के लिए इनाउगरल गुलबेकिन प्राइज के लिए चुना गया है। उन्हें पुरस्कार के रूप में 1 मिलियन यूरो की पुरस्कार राशि दी जाएगी। उन्हें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए युवा पीढ़ियों को जुटाने के उनके प्रयास के लिए सम्मानित किया गया है। ग्रेटा थुनबर्ग 2018 में स्वीडिश संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू करने के बाद सुर्खियों में आई थी। इसके बाद उन्होंने वैश्विक स्तर को इसे आगे बढ़ाया और दुनिया भर के बच्चों द्वारा की गई स्कूल हड़ताल का नेतृत्व किया। मानवता के लिए दिया जाने वाला गुलबेकियन पुरस्कार व्यक्तिगत, समूह अथवा दुनिया भर के संगठनों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन होने के लिए अपनी नवीनता, नवाचार और प्रभावी प्रयासों के लिए दिया जाता है। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने ATGM ध्रुव स्तर का सफल परीक्षण कहाँ किया? अमृतसर, चांदीपुर, हैदराबाद, चेन्नई में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है चांदीपुर में। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुव स्तर का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह उड़ान परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में किया गया। ध्रुव स्तर एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। यह नाग एलिना हेलीकॉप्टर का एक संस्करण है। ध्रुव स्तर हेलीकॉप्टर लॉन्च की गई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हवा से फायर करके दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों और मुख्य युद्धक टैंकों को तबाह करने में सक्षम है। इसलिए इसे दुनिया का सबसे उन्नत एंटी टैंक हथियारों में से एक जाना जाता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई। इसका सही आंसर है 23 जुलाई को। हर साल 23 जुलाई को पूरे देश में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। इस दिन 1927 में मुंबई स्टेशन से एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन से देश में पहला रेडियो प्रसारण शुरू किया था। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस का इतिहास, भारत में पहला रेडियो प्रसारण 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे स्टेशन से किया गया था। उस समय स्टेशन का स्वामित्व इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी नामक एक निजी कंपनी के पास था। सरकार ने 1 अप्रैल 1930 को प्रसारण अपने हाथों में लिया और इसका नाम बदलकर भारतीय राज्य प्रसारण सेवा कर दिया। यह शुरुआत में प्रायोगिक आधार पर किया गया था, लेकिन बाद में 1932 में इसका नियंत्रण सदैव के लिए सरकारी ने ले लिया था। भारतीय राज्य प्रसारण सेवा 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो में तब्दील हो गया। वर्तमान में AIR को दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक प्रसारण संगठनों में से एक माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जानी मानी जैज गायिका एनी रॉय का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? 90 वर्ष, 95 वर्ष, 96 वर्ष, 98 वर्ष। इसका सही आंसर है 90 वर्ष। महान जैज गायिका एनी रॉय का निधन 90 वर्ष की आयु में हो गया है। उनका जन्म 25 जुलाई 1930 को इंग्लैंड में एनाबेले में काले एलन शॉर्ट के यहाँ हुआ था। वह अपने सफल फिल्म करियर में आने से पहले 1950 के दशक की एक लोकप्रिय जैज गायिका थी। रोस ने सुपरमैन 3, थ्रो मोम फ्रॉम द ट्रेन और रॉबर्ट ऑल्टमैन की फिल्मों द प्लेयर और ऑस्कर नॉमिनेटेड शॉर्ट्स कट्स में काम किया था। इसके अलावा रोस ने 2014 में बिली हॉलिडे को संदर्भ देने के लिए टू लेडी विद लव एल्बम जारी किया था। महाराज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक के साथ हुए अपने विलय के बाद LIC पॉलिसियों को वितरित करने के लिए कॉरपोरेट एजेंसियों के साथ समझौते की घोषणा की है? हमारे DRDO, LIC, WHO, ICMR। इसका सही आंसर है LIC के साथ। भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक के साथ हुए अपने विलय के बाद LIC पॉलिसियों को वितरित करने के लिए कॉरपोरेट एजेंसी समझौते की घोषणा की है। बैंक LIC उत्पादों टर्म इंश्योरेंस, पेंशन प्लान, चिल्ड्रन प्लान, यूलिप और एंडोमेट स्कीम की मार्केटिंग करेगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने खाताधारकों को उत्पादों की व्यापक श्रृंखला प्रदान करके एक वित्तीय सुपरमार्केट के रूप में कार्य करेगा, जिसके तहत वे अपनी पसंद के अनुसार उत्पादों का चयन कर सकेंगे। LIC के अध्यक्ष हैं MR कुमार। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ हैं राजकिरण राय जी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में, और इसकी टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करिश्ट डे को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।